आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी दिनों से काम तलाशने के बाद जब मुझे किसी भी तरह का काम नहीं मिला तो मैंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कार खरीद लिया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कार खरीदने से मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि कार तो मैंने खरीद लिया था, मगर उसे चलाऊं तो चलाऊं कहाँ, ये सोच सोच कर मैं काफ़ी परेशान रहने लगा कि तभी एक दिन मैं चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था तो मेरा एक दोस्त अजय चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला। क्या बोला? क्या चल रहा है आजकल? अजय हमारे गांव के बाहर वाले अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता है। खैर, अजय से पूछने पर मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बता दी। मेरी सारी परेशानी सुनकर अजय ने कहा, अरे ये बात है, तो तू एक काम कर, कल अपनी गाड़ी लेकर मेरे हॉस्पिटल में आ जा। मैं अपने मैनेजर साहब से बात करके तुझे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दिला देता हूँ। अजय की ये बात सुनकर मेरे काफ़ी दिनों से मायूस पड़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसके बाद अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां अजय ने मेरी मुलाकात मैनेजर से करवाई। मैनेजर काफ़ी अच्छे इंसान थे, जिस कारण उन्होंने मुझे एम्बुलेंस चलाने की परमिशन दे दी। तो मैंने अपनी कार को एम्बुलेंस की तरह मॉडिफाई करवाया और उसी हॉस्पिटल में अपनी कार को एम्बुलेंस के तौर पर चलाने लगा। जिसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। मेरी अच्छी खासी इनकम भी होने लगी, जिससे मेरे घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगी कि तभी एक रात 9 बजे मैं अपनी गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी करके गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि तभी हॉस्पिटल से मुझे अजय का कॉल आया। तो मेरे कॉल रिसीव करते ही अजय ने कहा, यार तेरे लिए एक भाड़ा है, तुझे एक डेथ बॉडी को लेकर कालामुड़ा गांव जाना होगा। हालांकि मैं रात के वक्त डेथ बॉडी को कभी भी कहीं लेकर नहीं गया, मगर मुझे भूत प्रेत इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता था। इस पर मैंने अजय को हाँ बोल दिया, जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस डेथ बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और अजय से उस डेथ बॉडी के घर का पता लेकर कालामुड़ा गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। गाड़ी स्टार्ट करते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। हमारे यहाँ से कालामुड़ा गांव करीब 200 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। हालांकि उस समय हमारे गांव में रात के 9:30 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से खाली था। तो मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी रफ्तार से भगा रहा था। ठंड का मौसम होने के कारण मैंने अपनी एम्बुलेंस की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं गाड़ी के अंदर ना आ सके। रास्ते पर चारों तरफ इतना कोहरा छाया हुआ था कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो सब धुंधला धुंधला। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे काफ़ी तेज ठंड लगने लगी। लेकिन अभी तो सब ठीक था, तो फिर मुझे इतनी ठंड कैसे लगने लगी, ये सोचते हुए मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी के पास वाली खिड़की खुली हुई है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस खिड़की को ठीक से लॉक किया था, तो फिर वो खिड़की अपने आप कैसे खुल सकती है? खैर, मैं इस बात पर उतना ध्यान ना देकर गाड़ी को रास्ते के किनारे रोका और खिड़की बंद करने के लिए गाड़ी के पीछे गया। तो गाड़ी के पीछे जाते ही जब मेरी नज़र उस डेथ बॉडी पर गई तो मैं एकदम से चौंक गया,
क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से उस डेथ बॉडी को गाड़ी में चढ़ाया था वो डेथ बॉडी उस तरह नहीं थी। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता, जिस पर मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है गाड़ी चलने की जर्किन से बॉडी हिल गया होगा। अपने मन को ये समझाकर मैंने उस खुली हुई खिड़की को बंद किया और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि उस अंधेरे के आगे मेरी हेडलाइट की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा छाया हुआ था कि आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। रात काफ़ी हो जाने के कारण रास्ते पर मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे गाड़ी के पीछे की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वो डेथ बॉडी जोर जोर से अपना पैर पटक रही हो। ये देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो एक बार फिर मैं काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि एक बार फिर से उस डेथ बॉडी ने अपनी करवट बदल ली थी। अब मुझे समझ आ गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को और उस डेथ बॉडी को वहाँ छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से ये गाड़ी खरीदी थी। तो मैं हिम्मत जुटाकर उसी तरह आगे बढ़ने लगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि एक तो इतना सुनसान रास्ता, ऊपर से गाड़ी में एक डेथ बॉडी के साथ मैं अकेला, तो ये माहौल किसी को भी डरा सकता है। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे मेरी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। तो उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी, और ऐसे भी अकेले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो उस आदमी के मेरे साथ होने से मेरा डर भी कम हो जाएगा, ये सोचकर मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस आदमी के पास रोका। तो मेरे गाड़ी रोकते ही वो आदमी चलकर मेरी तरफ आया और मुझसे कहा, भाई साहब, मुझे काला मुड़ा गांव जाना है, तो आप मुझे क्या वहाँ तक छोड़ देंगे? उस आदमी का चेहरा मुझे काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था। तो मैंने उस आदमी से कहा, हाँ भाई साहब, आप बैठ जाइए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया और मैंने भी वापस से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उस आदमी के आने से मेरा डर भी काफ़ी कम हो गया था, मगर मुझे बार बार लग रहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। इस सवाल को मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और अपने सवाल को उस आदमी से पूछते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो मेरी ये पूछते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी हंस क्यों रहा है। तो मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? इस पर उस आदमी ने अपने हाथ का इशारा करके मुझे पीछे देखने को कहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और इतनी ठंड में भी मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि पीछे मुड़ते ही मैंने देखा कि उस डेथ बॉडी की शक्ल और उस आदमी की शक्ल एक है। ये देखकर मैं समझ गया कि वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मेरे हाथ पैर इतने तेज कांप रहे थे कि मैं गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था, और मुझे ये भी पता था कि वो भी मुझे मार डालेगा। काफ़ी तेज हाथ पैर कपकपाने के कारण मैं गाड़ी संभाल नहीं पाया और गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं पर बेहोश पड़ा था। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, लेकिन उस रात के बाद से मैंने रात को डेथ बॉडी ले जाने का काम एकदम ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा, मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि 1-2 दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खा कर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था, इसलिए मैं ये काम करने के लिए राज़ी हो गया। काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम यह था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था। ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहाँ आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई लोहे की चीज़ धड़ाम से ज़मीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहाँ सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज़ के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज़ किसी चीज़ के गिरने की नहीं, बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहाँ आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब
हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फ़ोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फ़ोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज़ आने लगी, मगर इस बार आवाज़ सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज़ असल में आ कहाँ से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज़ मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज़ के ज़रिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहाँ बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था और वही आदमी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वज़नदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है, एक काम करो, तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहाँ से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, मगर मैं ज़्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है।
तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुँचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। आज से 35 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका, और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। उस समय मेरी उम्र यहीं कोई 17-18 साल की रही होगी। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी, क्योंकि उन दिनों मेरे पापा की भी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैं इधर उधर काम की तलाश में काफ़ी भटका, मगर मुझे किसी भी तरह का कोई काम नहीं मिला। जिसके बाद मैंने लकड़ी बेचने का काम शुरू किया। मैं शाम को लकड़ी लाने जंगल जाता और उन्हीं लकड़ियों को सुबह बाजार में बेचता। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला। लकड़ी बेचकर मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी, जिससे मेरा लालच और बढ़ गया। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि हमारे गांव के जंगल के भीतर एक जगह है जहां लोगों का जाना मना है। गांव वालों का कहना है कि उस जगह पर भूत प्रेतों का वास है। गांव वाले रात में तो दूर, दिन के वक्त भी उस जगह के आसपास नहीं भटकते, मगर जगह पर लकड़ी बहुत ज़्यादा थी। एक शाम जब मैं लकड़ी बेचकर घर लौटा तो मन ही मन में बोला, आजकल लकड़ियाँ काफ़ी कम मिल रही हैं और जंगल में भी अब उतना लकड़ी मिल नहीं रहा। क्यों ना उस जगह से लकड़ी लाने जाया जाए जहाँ लोग जाने से डरते हैं। वहाँ तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं, और वैसे भी गांव वालों की इन सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। जिसके बाद मैंने तय किया कि अभी जंगल ना जाकर अंधेरा होने के बाद जाऊंगा, जब सारे लोग लकड़ियाँ लेकर जंगल से वापस आ जाएंगे, ताकि मुझे कोई देख ना ले। ये तय करने के बाद मैं बस अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगा, और देखते ही देखते शाम की हल्की रोशनी रात के अंधेरे में तब्दील हो गई। मैंने जब घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। मुझे यही समय जंगल में जाना बेहतर लगा, क्योंकि अब तक बाकी सारे लोग लकड़ी लेकर आ गए होंगे। जिसके बाद मैंने अपना कुल्हाड़ी उठाया और एक टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 8 बजना यानी काफ़ी रात। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सारे लोग अपने घरों में जा चुके थे। खैर, मैं टॉर्च जलाकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। गांव से जंगल जाने वाला रास्ता एक कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों ओर घने झाड़ियाँ
और लंबे लंबे पेड़ ही थे। वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। लंबे लंबे पेड़ों के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। एकमात्र रोशनी का जरिया मेरी टॉर्च की लाइट ही थी, वो भी उस घने अंधेरे में कम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई पड़ रही थी। खैर, अभी मैं उस सुनसान कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते पर मुझे काफ़ी सारे नींबू गिरे हुए दिखे। मैंने जब टॉर्च की लाइट से उन सब नींबू को ध्यान से देखा तो उन सारे नींबू पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि माजरा क्या है। दरअसल आजकल हमारे गांव में डायन विद्या और काला जादू इतना बढ़ गया है जिससे सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी लोग तो इसका शिकार भी हुए हैं और कईयों की तो जान भी गई है। खैर, मैं उन सारे खून से सने नींबुओं से बच बचकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जंगल के करीब पहुंचा तो पूरा जंगल अंधेरे के गिरफ्त में था। मैं टॉर्च लेकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो जंगल के अंदर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। मैंने जब अपनी निगाहें उस जंगल के अंदर इधर उधर घुमाई तो मुझे इतने बड़े जंगल में जानवर तो दूर एक परिंदा भी नहीं दिखा। मानो इस घने अंधेरे में पूरा जंगल सो गया हो या फिर किसी के डर के मारे सारे परिंदे कहीं छुप गए हैं। खैर, मैं डरता तो था नहीं और मुझे उस जगह जाना था जहां दिन के वक्त भी कोई नहीं जाता। लिहाजा मैंने हिम्मत बांधा और जंगल के भीतर उस जगह की ओर चलता बना। कुछ देर चलने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। वो जगह पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था, मगर देखने से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ किसी आत्मा का बसेरा भी होगा। मैं और देरी ना करके वहाँ गिरे लकड़ियों को इकट्ठा करने लगा। इतनी सारी लकड़ियों को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ और मन ही मन में कहा, अब यहाँ रोज जाकर लकड़ियाँ ले जाऊंगा। अभी मैं लकड़ी इकट्ठा कर ही रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो मुझे पता चला कि वो आवाज़ किसी औरत के रोने की है। मगर इतने घने जंगल में वो औरत क्यों रो रही है? मैंने जब उस आवाज़ की ओर अपनी निगाहें दौड़ाई तो मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक औरत पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। उस औरत को इस तरह रोता देख मैं थोड़ा सहम गया और जल्दी जल्दी लकड़ियां उठाने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि तभी वो औरत चलकर मेरे पास आई। उस औरत को मेरे पास आता देख मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये औरत मुझसे चाहती क्या है। अब मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि तभी उस औरत ने अपने हाथ को पेड़ के ऊपर दिखाकर कहा, उसे उतार दीजिए। उस औरत के बोलते ही मैंने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल उस पेड़ के ऊपर उसी औरत की लाश एक फंदे से लटक रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो औरत यहीं पर खड़ी है। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें उस औरत की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। मेरा पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल अब उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी हो गई थी। मैं समझ गया कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद अब मैं बच नहीं पाऊँगा। अभी मैं डर से काँप ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एक भारी सी आवाज़ में कहा, आज तुझे मरना ही होगा। और इतना बोलकर उस चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ लिया। अपनी मौत को अपने सामने देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा।
मुझे रोता देख पता नहीं क्यों उस चुड़ैल ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और दोबारा से एक भारी सी आवाज में बोली, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। उस चुड़ैल के मुंह से ये सुनकर मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दिया और सीधे घर जाकर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने के बाद पहले तो उन्होंने खूब चिल्लाया कि मैं उस जगह पर क्यों गया। फिर पापा ने उस जगह के बारे में बताना शुरू किया। दरअसल बहुत साल पहले इस गांव में एक माँ बेटे रहा करते थे। माँ की तबीयत खराब ही रहती थी। बेटा गांव से बाहर कमाने जाता था और रात होने पर लौटता था। उन दिनों हमारे गांव में चोरी की वारदातें बहुत हो रही थीं। गांव वाले रात में आने जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शक किया करते थे। एक रात जब बेटा काम से घर लौट रहा था तब गांव वालों ने उसे पकड़कर पीट दिया। गांव वालों का यह कहना था कि यही लड़का चोरी करता है। गांव वालों ने उस लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई और उसके मरने के गम में आकर उसकी बीमार माँ ने भी जंगल के उसी इलाके में एक पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। मगर मरते मरते उसकी माँ ने यह कहा था कि वो वापस ज़रूर आएगी, इसलिए जंगल का वो इलाका भूतिया हो गया है और शायद तुम्हें देखकर उस चुड़ैल को अपने बेटे की याद आ गई होगी, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।